आज के टॉपिक में हम गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई और जो उसके शासक थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है भारतीय इतिहास में गुप्त काल की अवधि 300 से लेकर 600 ईस्वी लगभग 300 वर्षों की मानी जाती है। गुप्त कौन थे इस विषय में विद्वान एक मत नहीं है। नाम के अंत में गुप्त लगाने के कारण इन्हें वैश्य भी माना जाता है। कुछ इतिहासकार इन्हें ब्राह्मण, कुछ इतिहासकार इन्हें क्षत्रिय, यानी अलग अलग मत हैं। पुराण, अभिलेख, मुद्रा, चीनी यात्रियों के विवरण, इनके आधार पर इनका जो कि ये किस वंश के थे क्या थे बताया जाता है। गुप्त अभिलेखों पुराणों के आधार पर गुप्त जो वंश है इसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। चीनी यात्री इत्ती सिंह ने चेलिकितो नाम का उल्लेख किया है और ये जो नाम है वो श्रीगुप्त के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो उस समय का प्रचलित साहित्य था उसमें गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इत्ती सिंह ने उसे चेलिकितो नाम से वर्णित किया है। अब इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे? गुप्त वंश का जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त को लिच्छवियों का सामंत कहा है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि श्रीगुप्त है ना वो पूरी तरह से शासक नहीं था बल्कि जो लिच्छवी वंश था उसके सामंत थे। इति सिंह ने लिखा है कि नालंदा से 40 योजन पूर्व में स्थित मरक सिखावन के निकट श्रीगुप्त ने एक मंदिर बनवाया था जिसके वे हेतु 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त का जो काल है वो 275 से 300 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया गया है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त ने 319 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती। गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था जो प्रसिद्ध हुआ वो था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पहले जो दो शासक हुए श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लिच्छवियों के सामंत थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और उससे ये साबित होता है कि वो पूरी तरह से सर्व जो शक्तिमान था, शक्ति संपन्न सम्राट था। प्रयाग प्रशस्ति एवं उपलब्ध एक स्वर्ण मुद्रा से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यानी उस समय की कुछ मुद्राएं मिलती हैं, उन मुद्राओं से ये पता चलता है कि लिच्छवी जो राजकुमारी कुमार देवी थी उससे इन्होंने विवाह किया था। स्मिथ ने कहा है कि इस विवाह से पाटलिपुत्र के लिच्छवी थे वो चंद्रगुप्त के संरक्षण में आ गए थे और पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त को मिल गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के समय 9 मार्च 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ जो उसके राज्यारोहण की तिथि थी। कुछ विद्वान ये तिथि 320 ईस्वी मानते हैं। नवीन संवत का प्रारंभ करना चंद्रगुप्त के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। पुराणों के अनुसार प्रयाग, मगध, साकेत चंद्रगुप्त प्रथम के अधीन थे और इसका शासनकाल 325 ईस्वी तक माना जाता है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से 325 ईस्वी तक शासन किया और इसके काल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो दो हैं। एक तो इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। दूसरा, इसके समय में 9 मार्च 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका जो पुत्र था समुद्रगुप्त सम्राट बना। तो इस समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में, एरण अभिलेख में और उस समय की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनसे इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो सबसे प्रतिभाशाली पुत्र था यही था, इसलिए उसे युवराज घोषित किया। प्रयाग प्रशस्ति से ऐसा आभास होता है कि समुद्रगुप्त ने के भाइयों ने उसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। यद्यपि उत्तराधिकार युद्ध के कोई स्पष्ट प्रमाण भी नहीं मिलते। तुल्य कुलज से युद्ध का उल्लेख संभवतः समुद्रगुप्त के परिजनों से युद्ध का है जो कि राजसभा के निर्णय के कारण हुआ हो। समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक लगभग 325 ईस्वी में हुआ। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। छोटे छोटे राजा परस्पर युद्ध थे। संपूर्ण राष्ट्र अर्थव्यवस्था और अराजकता से त्रस्त था। ऐसी स्थिति में समुद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली और सुदृढ़ बनाया और छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करके भारत की राजनीतिक एकता को स्थापित किया। समुद्रगुप्त की दिग्विजय, यानी समुद्रगुप्त जब शासक बन गया तो
वो अति महत्वाकांक्षी शासक था और शासन बनने के बाद में उसने अपने राज्य के विस्तार की नीति को अपनाया, दिग्विजय की नीति को अपनाया। और सबसे पहले इन विजयों का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। उसने उत्तरी भारत की विजय से अपने विजय का शुरुआत किया। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत के 9 राजाओं की शक्ति को समूल नष्ट किया, यानी 9 राजा थे उनको इसने नष्ट किया और ये नागवंशीय राजा थे। इस प्रकार उत्तर विजय से समुद्रगुप्त का अधिकार संपूर्ण उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर, मध्य भारत के कुछ भाग पर, बंगाल के कुछ प्रदेशों पर हो गया। पुष्यपुर के कोतवंशीय राजा को हराकर समुद्रगुप्त ने विजय उत्सव मनाया। पुष्यपुर पाटलिपुत्र का एक प्राचीन नाम था, अतः पाटलिपुत्र विजय से अब गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र में आ गई। हरिसेन की प्रयाग प्रस्तुति में ये उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने अपनी जो दिग्विजय की नीति है वो उत्तर भारत से शुरू की और उत्तर भारत के 9 राजाओं को इन्होंने परास्त किया और परास्त करके संपूर्ण उत्तर भारत पे अधिकार कर लिया। जो दूसरा आक्रमण किया वो आठविक राज्यों पे किया। आठविक राज्य थे वो विंध्य पर्वत के जो वनों के राज्य थे, जिसमें नागपुर और जबलपुर के निकटवर्ती प्रदेशों के 18 राज्य थे, उन पर विजय प्राप्त की और इन पर विजय करके इन्होंने अपना सेवक बना लिया, जिससे अन्य विजयों में उसे सहायता मिली। दिग्विजय में जो तीसरा है वो दक्षिणापथ की विजय है, यानी जो दक्षिणी भारत था उस पर विजय की। और ये भी प्रयाग प्रस्तुति में दिया हुआ है कि दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की और इन राज्यों में कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कुशल का मंटराज, पुष्यपुर का महेंद्रगिरी, कोटूर का स्वामीदत्त, एरंडपल का दमन, कांची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन। इस तरह से ये 12 राज्य थे जिन पर इन्होंने अधिकार किया। यहाँ पर इन्होंने जो उत्तरी भारत के राज्य थे उनसे विपरीत नीति अपनाई। उत्तरी भारत के जो राज्य थे उनको पूरी तरह से इन्होंने अपने राज्य के अंदर मिला लिया था, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणापथ के राज्य थे उनके साथ राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अवलंबन किया, नीति को अपनाया। इसका अर्थ होता है राज्य को ग्रहण करने की नीति के आधार पर कर देने को बाध्य किया, मोक्ष नीति आधार पर विजय करके भी अक्षमा कर दिया और अनुग्रह नीति के आधार पर उनके राज्य लौटा दिए। कहने का अर्थ है इन्होंने इन राज्यों को अपने अधीन किया, अधीन करके उनसे जो भी उपहार थे वो लिए और उपहार लेने के बाद में इनको अक्षमा कर दिया और अनुग्रह की नीति के आधार पर इनको राज्य वापस सौंप दिया। यानी राजग्रहण, राज को ग्रहण किया, मोक्षानुग्रह और फिर वापस उनको छोड़ दिया। ये दूरदर्शी नीति का परिचायक है, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे और यातायात के साधनों के अभाव में इतनी दूरी पर किसी भी राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण कठिन था। तो एक बार विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने के बाद में इन्होंने उनसे उपहार, भेंट स्वरूप जो थी वो ग्रहण किए और उसके बाद में उनके राज्यों को वापस छोड़ दिया। इस नीति को कहते हैं राजग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। लेकिन इसी दौरान जब ये दक्षिण भारत पे आक्रमण कर रहा था तो उत्तर भारत के राज्यों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के राज्यों पर दूसरी बार आक्रमण किया और इन राजाओं के नाम इस प्रकार से दिए हुए हैं: कौशाम्बी के रुद्रदेव, इंद्रपुर के मतिल, मथुरा के नागदत्त, पूर्वी बंगाल के चंद्रवर्मा, विदिशा के गणपति नाग, अहिच्छत्रपुर के अच्युत, राजानंदी, कामरूप के बलवर्मा आदि। कुछ राजा स्वतंत्र हो गए थे और उन्हें पुनः अपने अधीन किया। सीमांत राज्यों और गणराज्यों पर विजय। इसके बाद में इन्होंने जो सीमांत राज्य थे उन पे और जो गणराज्य थे उन पे भी विजय प्राप्त की। ऐसा उल्लेख है कि दक्षिणी भारत राज्यों की विजय से प्रत्यंत अर्थात सीमांत राज्य एवं गण अर्थात जो भी राज्य थे उन राज्यों से इनका युद्ध हुआ और इन युद्धों के अंदर इनको इन्होंने परास्त कर दिया। ये भी हरिसेन की प्रयाग प्रस्तुति में लिखा हुआ है। पड़ोसी राज्यों के संबंध, जब इन्होंने दिग्विजय प्राप्त कर ली, पहला उत्तरी भारत पर, फिर आठविक राज्यों पर, फिर दक्षिणी भारत के राज्यों पर, फिर से जो जिन राज्यों ने उत्तरी भारत के राज्यों ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया था उन पे विजय प्राप्त की। इसके बाद में जो सीमांत के राज्य थे, जो गणराज्य थे, उन पे विजय प्राप्त की। तो इनका जो संपर्क था वो पड़ोसी राज्यों से हो गया, विदेशी जो पड़ोसी राज्य थे। तो इन्होंने पड़ोसी जो विदेशी राज्य थे उनके साथ भी मैत्री की जो संधियाँ थी वो कर ली थी। संभवतः ये पड़ोसी राज्य शक
पश्चिमी भारत, मुरुंड कश्मीर, सिंहल श्रीलंका और जावा द्वीप आदि थे। इन राज्यों के राजाओं के साथ आत्मनिवेदन यानी ये राजा थे वो समुद्रगुप्त के समक्ष उपस्थित हुए। कन्योपदान, सुदृढ़ मैत्री हेतु गुप्त वंश को कन्याएं भेंट की यानी यहाँ के जो राजकुमार थे उनके साथ विवाह किए। दान दिया यानी उपहार दिए। और अपनी जो मुद्रा थी वो गरुड़ मुद्रा युक्त यानी जो गुप्तों की मुद्रा थी उस पर गरुड़ का चिन्ह था और उसी चिन्ह की मुद्रा इन्होंने खुद ने शुरू की। आज्ञा पत्रों को स्वीकार करना आदि शर्तें स्वीकार करके मैत्री कर ली। तो इससे ये साबित होता है कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई और उस दिग्विजय की नीति के अंतर्गत इसने न सिर्फ भारत के राज्यों पर बल्कि भारत के बाहर के जो राज्य थे उनके साथ भी संबंध स्थापित किए और वहाँ के राजाओं को भी मैत्री संधि करने के लिए बाध्य किया। इतना सब करने के बाद में समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। प्राचीन भारत के चक्रवर्ती राजाओं की भांति समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ के पश्चात प्रचलन में आए सिक्कों से इस यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग में एक अश्व स्तंभ से बंधा हुआ है और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला उत्कीर्ण है। पृष्ठभाग में वस्त्राभूषण युक्त राजमहिषी एवं अश्वमेध पराक्रम लिखा है। प्राप्त अन्य मुद्राओं से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके समय में अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, लगभग 6 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उन्हीं मुद्राओं में से एक अश्वमेध प्रकार की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिससे इस बात का पता चलता है कि इन्होंने अपनी विजय प्राप्त करने के बाद में अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ से ये स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर अपनी सर्वोच्चता को स्थापित किया। समुद्रगुप्त का राज्य विस्तार। समुद्रगुप्त ने के विशाल साम्राज्य में पंजाब, कश्मीर, पश्चिमी राजपूताना, सिंध, गुजरात एवं समस्त उत्तरी भारत था। उड़ीसा, बंगाल के समुद्र तटीय प्रदेश उसके साम्राज्य में थे। सुदूर दक्षिण भारत में अनेक प्रदेश समुद्रगुप्त के प्रभाव क्षेत्र में थे। इस प्रकार जो गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई। श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच गुप्त, लेकिन ये दोनों ही राजा नामात्र के राजा थे। इनको शायद ये पूरी तरह से अधिकार संपन्न नहीं थे। ये कहा जाता है कि लिच्छवियों के अधीन थे, लिच्छवियों के सामंत थे। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का प्रथम राजा हुआ जो शक्ति संपन्न था। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। 519 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की और 325 ईस्वी तक इसका राज्य चलता रहा। 325 के बाद में इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति अपनाई, उत्तरी भारत पे विजय प्राप्त की, आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की, दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की। उत्तरी भारत में जिन राजाओं ने इसके खिलाफ युद्ध विद्रोह किया था उन पे विजय प्राप्त की। और इसके बाद में इसने जो सीमांत के राज्य थे, जो गणराज्य थे, जो विदेशी राज्य थे जिनकी सीमाएं लगती थी, उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। और जो समुद्रगुप्त है उसने एक कुशल सम्राट की तरह है अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग नीति का जो है पालन किया। जैसे उत्तरी भारत के राज्य थे उनके साथ उनको पूरी तरह से समूल नष्ट करने का जो कार्य है वो किया और उनको पूरी तरह से अपने अधीन किया। जबकि जो दक्षिणी भारत के राज्य थे वो दूरी की वजह से, यातायात के साधनों के अभाव के कारण राजग्रहण, मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। सीमांत के जो राज्य थे उनके साथ दूसरी नीति अपनाई, उनसे भेंट ली, कन्याओं के साथ विवाह किया और उनको वापस उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। और इन सब विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस प्रकार पूरे भारत पे समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और समुद्रगुप्त की जो भी इतिहास का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखी गई है उसके अंदर संपूर्ण समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।